वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज का जो हमारा सेशन है वो क्विज सेशन है। आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर के आ रही हूँ, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा। उसके बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपकी ये क्विज मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 1884 में फ्रांस के किस वैज्ञानिक ने मानवकृत रेशों का निर्माण किया? आपका फर्स्ट ऑप्शन है चैडविक, दूसरा है मिल्टन, तीसरा है काउंट हेलरेडी और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगी, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। ओके, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आंसर नंबर 3 काउंट हेलरेडी चार्डोनेट, इन्होंने सबसे पहले मानवकृत रेशे का निर्माण किया। जैसा कि यहाँ पे मैंने आंसर अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। जो काउंट हिलेरी चार्डोनेट है, उन्होंने प्रथम मानवकृत रेशे का निर्माण किया। मानवकृत रेशे के बारे में जब हम फाइबर्स पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया भी था, और आज मैं उसके बारे में आपसे एक बार फिर से डिस्कशन करूंगी। मानवकृत रेशे को ही रेयॉन के नाम से जाना जाता है। इस रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो ये रेयॉन है उसकी चमक सिल्क के धागे के समान होती है। तो मानवकृत रेशा, अगर मानवकृत रेशे की बात करें तो फर्स्ट है आपका नाइट्रोसेल्यूलोज, सेकंड है आपका विस्कस रेयॉन, थर्ड है आपका क्यूप्रामोनियम। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब यहाँ पे हमें 3 कैटेगरी मिलती है, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस रेयॉन और क्यूप्रामोनियम। तो क्वेश्चन हमारा था कि 1884 में फ्रांस के किस वैज्ञानिक ने मानवकृत रेशों का निर्माण किया? तो वो वैज्ञानिक कौन थे? काउंट हिलेरी चार्डोनेट। देन एक क्वेश्चन हमारा ये होता है, और वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? वो थे हमारे कहाँ के? फ्रांस के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन का आविष्कार किया। फिर जब इन्होंने आविष्कार किया तो इन्होंने रुई के लिंटर्स का प्रयोग किया। जो रुई के लिंटर्स का इन्होंने प्रयोग किया, तो ये क्या हुआ, उसको सड़ाया, उसके साथ कुछ केमिकल्स मिलाए, तो इससे धागे का निर्माण तो हो गया। लेकिन धागे का निर्माण होने के साथ साथ ये क्या थी? खर्चीली विधि थी। और इसमें यूज किसका हुआ? रुई के लिंटर का। आपको इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि किसका, अगर पूछता है नाइट्रोसेल्यूलोज में किसका प्रयोग करते हैं, तो रुई की लिंटर का। ठीक, तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है इस चीज को। तो नाइट्रोसेल्यूलोज में रुई के लिंटर का प्रयोग किया 1884 में, और फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था काउंट हिलेरी चार्डोनेट। बहुत ही ज्यादा खर्चीली विधि होने के कारण इसका प्रयोग ज्यादा चला नहीं। सेकेंड पॉइंट हमारा है विस्कस रेयॉन। विस्कस रेयॉन क्या है? विस्कस रेयॉन अपने सुंदर वस्त्रों के लिए जाना जाता है। जिस तरह से इसमें रुई के लिंटर्स का प्रयोग हुआ, उसी तरह से इसमें बांस के जो आपने देखा होगा अंदर हॉलो होता है, बैम्बू जिसको कहते हैं, हाँ, तो उसका बांस की लकड़ी का प्रयोग किया गया। उसको भी सड़ाया जाता था, क्योंकि वो सेल्यूलोज फाइबर, प्लांट्स आप जानते हैं, प्लांट्स में क्या है? सेल्यूलोज है ना। तो सेल्यूलोज उसको भी सड़ा करके और फिर उसमें कुछ केमिकल्स के साथ क्रिया करा करके फिर विस्कस रेयॉन का निर्माण किया गया। इसमें प्रयोग किसका किया गया? इसमें प्रयोग किया गया बांस का। तो इसमें बांस का प्रयोग किया गया। यही पॉइंट हमको बहुत ज्यादा याद रखना है, और बार बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो विस्कस रेयॉन है, यही सबसे ज्यादा प्रचलन में है, और ये अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। इनसे सुंदर धागों एवं वस्त्रों का निर्माण होता है। थर्ड पॉइंट है क्यूप्रामोनियम। क्यूप्रामोनियम का निर्माण 1897 में हुआ। इसमें इन्होंने क्या किया कि दोनों चीज को मर्ज कर दिया। पहला रुई के लिंटर प्लस लकड़ी की लुगदी।
तो इन्होंने रुई का भी प्रयोग किया और लकड़ी की लुगदी का भी प्रयोग किया। तो ये दोनों चीजों को मिला करके किसका प्रयोग किया गया? क्यूप्रामोनियम का प्रयोग किया गया। क्यूप्रामोनियम, ओके। हाँ, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। और मैंने आपको इसलिए बताया, यहाँ बात हुई कि काउंट हिलेरी चार्डोनेट ने किस रेशे का निर्माण किया। तो इन्होंने नाइट्रोसेल्यूलोज का निर्माण किया। नाइट्रोसेल्यूलोज मानवकृत रेशे के अंतर्गत आता है, इसीलिए मैंने इन तीनों पॉइंट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ओके, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी। क्वेश्चन नंबर 2, आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन से रेशे के प्राथमिक गुण नहीं है? पर्याप्त दृढ़ता, चमक, संतोषजनक लंबाई, आपस में सटने की क्षमता। आप क्वेश्चन को देख लीजिए। ओके, आंसर है दूसरा, चमक। ठीक है, चमक यानी कि लस्टर। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। इसमें पूछा है रेशे के प्राथमिक गुण नहीं है। इस चीज को हमें बहुत ध्यान देना होता है एग्जाम में। नहीं वाला क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा ध्यान में देना होता है, क्योंकि अक्सर इस क्वेश्चन में हम लोगों से गलती रहती है। और हमने सिर्फ देखा प्राथमिक गुण और पा गए पहले पर्याप्त दृढ़ता और फट से टिक लगा दिया। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। ठीक है, तो प्राथमिक गुण की बात हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि वस्त्रोपयोगी रेशे जिनमें 2 तरह के गुण होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय गुण। अब ये प्राथमिक और द्वितीय गुण होते क्या है? प्राथमिक गुण आपके वो गुण हैं कि जिनके बिना वो बिल्कुल फाइबर की कैटेगरी में ही नहीं आएंगे। फिर सेकंड है आपका सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। सेकेंडरी प्रॉपर्टीज मतलब अगर इनमें ये गुण हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी वो रेशे की कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्राइमरी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली है फाइबर लेंथ। फाइबर लेंथ मतलब रेशे की लंबाई। फाइबर लेंथ लंबाई के आधार पर अगर देखें तो स्टेपल और फिलामेंट 2 तरह के फाइबर हो गए आपके। स्टेपल फाइबर छोटे छोटे रेशे और फिलामेंट फाइबर लंबे रेशे। स्टेपल फाइबर में आपके वो रेशे आते हैं जिनकी लंबाई 3/4 से 18 इंच तक होती है, और फिलामेंट फाइबर्स की लंबाई किलोमीटर्स तक भी हो सकती है। इनको हम इंचेस में नापते हैं, इनको हम मीटर या यार्ड्स में नापते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बहुत ही जरूरी है। किसी भी रेशे की बटाई करते समय स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि अगर रेशे में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो बटाई करते समय जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा उसको वो सह नहीं पाएगा और रेशा टूट जाएगा। जब रेशा ही कमजोर होगा तो हमारे जो आपके यान है वो यान भी क्या होंगे? कमजोर ही होंगे, और कमजोर होने के साथ उनसे बना वस्त्र भी किसी काम का नहीं होगा। इसलिए फाइबर स्ट्रेंथ हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टी में आती है। थर्ड है आपका यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्मिटी नाम से स्पष्ट होता है समानता। रेशे में समानता हो। जिन रेशों का प्रयोग हम करने जा रहे हैं उसमें क्या हो? समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई रेशे छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई लंबे हैं, कोई मोटे हैं, ऐसा नहीं। एक तरह के यूनिफॉर्म हो रेशे की, रेशों की लंबाई मोटाई सब एक तरह की हो, तभी उनकी बटाई अच्छी प्रकार से हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होती है? आपका कोई चीज फ्लेक्सिबल होना, मतलब कि खिंचाव की उसमें सामर्थ्य हो कि अगर उसको हम खींचें तो वो खिंच जाए, वो क्या है? हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। फिफ्थ पॉइंट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भी कुछ उसी तरह का ही। फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी अगर देखा जाए, कहने को ये 2 अलग अलग गुण हैं, लेकिन लगभग इसीलिए हैं क्योंकि इलास्टिसिटी अगर रेशे में होगी, अगर खींचने की क्षमता होगी, तो बटाई की प्रक्रिया जब होती है, स्पिनिंग की प्रक्रिया जब होती है, तो रेशे क्या होते हैं? टूटते नहीं है आपस में, और क्या होते हैं? अच्छी तरह से उनकी स्पिनिंग अच्छे ढंग से होती है और फाइबर टू यार्न वो बहुत ही इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर
आपका 6 पॉइंट है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का हमने हिंदी में लिख दिया है आपस में सटने की क्षमता। रेशों के आपस में सटने की क्षमता, एक के ऊपर एक रेशे आपस में वो सट जाए, उनके अंदर थोड़ा सा वो लसीलापन हो कि जिससे एक दूसरे से वो चिपक जाए। अगर कॉटन का रेशा अगर देखें तो क्या करता है, उसकी हम बत्ती बना लेते हैं। क्या हर चीज की हम बत्ती बना लेते हैं? नहीं बना पाते ना। तो जैसे ही कॉटन के सूत को हम यूं करते हैं तो फिर उसकी कोहेसिवनेस बहुत अच्छी होती है। ओके, फिर आपकी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज की बात हम करें तो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है क्रिम्प। रेशे में क्रिम्प होनी चाहिए। क्रिम्प का मतलब क्या होती है? लहर होनी चाहिए, वेव होनी चाहिए। ठीक है, तो रेशे थोड़ा सा ऐसे एकदम स्ट्रेट ना होते हुए अगर थोड़ी लहरदार होंगे तो क्या होगा, उसमें बटाई की प्रक्रिया में बहुत अच्छा काम करेंगे। आप खुद समझ सकते हैं, कोई चीज में थोड़ा सा ऐसा लहर हो तो वो काम ज्यादा अच्छे से करता है। फिर उसके बाद आपके जो क्रिम्प है, क्रिम्प आपके उसमें वूल में बहुत अच्छी होती है। फिर सेकंड है आपका रेजिलेंसी। रेजिलेंसी भी आपके वूल की बहुत ही अच्छी रेजिलेंसी भी होती है। रेजिलेंसी मीन्स होता क्या है? रेजिलेंसी मीन्स कोई चीज खींचने पर वापस अपने स्थान पर आ जाए, वही क्या है? हमारी रेजिलेंसी है। ठीक है, फिर उसका थर्ड पॉइंट क्या है? लस्टर। लस्टर मीन्स चमक, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये लस्टर है, ये लस्टर किस में आएगा? आएगा हमारा सेकेंडरी प्रॉपर्टी में। और सेकेंडरी प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे चमक की वहां पर बात की गई थी। और जो हमारे तीनों ऑप्शन थे, पर्याप्त दृढ़ता, दृढ़ता मीन्स मजबूती, ये हमारा स्ट्रेंथ में आ गया। ठीक, फिर सेकेंड ऑप्शन था चमक। चमक हमारी सेकेंडरी प्रॉपर्टी मतलब लस्टर में आ गई। फिर थर्ड ऑप्शन था संतोषजनक लंबाई, मतलब फाइबर लेंथ। फाइबर की लेंथ डिपेंड करती है आपस में सटने की क्षमता, अर्थात कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस भी हमारे 6 नंबर पे है। तो ये सारी हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टीज थी और ये हमारी सारी सेकेंडरी प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद कलर की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो कलर में मैंने आपको बताया कि हर रेशे के अपने कलर होते हैं, मतलब प्राकृतिक रेशे जो भी हैं उनके कुछ अपने कलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कॉटन की, तो कॉटन के रेशे कैसे होते हैं? पीले, हल्के पीले होते हैं। फिर और लेकिन आर्टिफिशियल फाइबर की कोई अपना कलर नहीं होता। जैसे आर्टिफिशियल है क्योंकि हम ही ने बनाया है, तो हमारा जैसा मन होगा हम उस कलर में उसको कलर कर लेंगे। और जो प्राकृतिक रेशे हैं उनको भी हम अपने मनचाहे रंग में बाद में डाई कर सकते हैं। फिर है आपका फाइननेस। फाइननेस मतलब कपड़ा कितना ज्यादा महीन है। जितना ही ज्यादा कपड़ा जितना ज्यादा पतला है, अर्थात कि रेशा उतना ही ज्यादा महीन है, तो उससे क्या होगा कि कपड़ा भी महीन होगा और लाइट वेट होगा। एग्जाम्पल सिल्क। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स घनत्व, मतलब कि कपड़े में रेशे का घनत्व कैसा है, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसका वेट, इन सारी चीजों को लेकर के हम घनत्व की माप करते हैं। जैसे हमें पता है कि 2.5 सिल्क का घनत्व होता है। टेक्सचर 7 पॉइंट है आपका टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स जैसे ही हम किसी चीज, स्पर्श, इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज को टच करते हैं, जैसे हम किसी चीज को टच करना है तो उसको टच करने पर हमें फील कैसी होती है, वही क्या है? हमारा टेक्सचर है। तो उसी फील को हम टेक्सचर कहते हैं। जैसे हम किसी खुरदुरी चीज को छूते हैं तो खुरदुरा सा लगता है। एग्जाम्पल अगर दें तो अगर हम वेलक्रो को आप टच करेंगे तो वो कैसा, ऐसा खुरदुरा खुरदुरा सा लगेगा आपको, लेकिन उसी जगह आप फर को टच करते हैं तो सॉफ्ट फीलिंग आती है। तो आई होप कि आपको टेक्सचर क्लियर होगा, क्योंकि मैनेजमेंट में भी टेक्सचर है। 8वां पॉइंट है एब्जॉर्बेंसी। एब्जॉर्बेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में एब्जॉर्बेंसी से भी क्वेश्चन आया है कि एब्जॉर्बेंसी आपका प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो एब्जॉर्बेंसी हमें ऐसा लगता है कि प्राइमरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कपड़े में जो अवशोषकता का गुण है ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है। यहाँ पे आपको दिमाग ये लगाना है कि जितने भी कृत्रिम रेशे होते हैं वो क्या होते हैं? वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। जितने भी कृत्रिम रेशे हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं
और जितने भी आपके फाइबर जो है सेलुलोज फाइबर से बने रेशे हैं वो क्या है आपके हाइड्रोफिलिक हैं। तो हाइड्रोफिलिक मीन्स पानी से प्यार करने वाला और हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला। तो प्यार करने वाला मतलब क्या हुआ कि उसको खींच लेता है अपने अंदर, अवशोषकता पानी को खींच ले रहा है, तो वो क्या हो गया आपका हाइड्रोफिलिक। जैसे कि कॉटन, लिनेन, ये सब क्या हो गए आपके हाइड्रोफिलिक हो गए। और जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर हैं आपके, जैसे कि आपका है नायलॉन, एक्रिलिक, इस टाइप के जो भी फाइबर हैं वो क्या है आपके उसमें आते हैं हाइड्रोफोबिक में। फिर इसी उसमें आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और वस्त्रोपयोगी रेशों के जो गुण होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जब मैं पढ़ाऊं तो आप एक पेन रजिस्टर लेकर जरूर बैठें और उसकी नोट्स बनाएं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है नाइट्रोसेल्यूलोज किस प्रकार का रेशा है। नाइट्रोसेल्यूलोज किस प्रकार का रेशा है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक, सेकंड ऑप्शन है मानवकृत, थर्ड है रासायनिक, फोर्थ है प्राणिज। तो आपका नाइट्रोसेल्यूलोज की बात कर रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर को बताएं। जी, आंसर है आपका इसमें कि नाइट्रोसेल्यूलोज मानवकृत रेशा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो यहाँ पे हमने नाइट्रोसेल्यूलोज की बात यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन में है, तो इससे आप जान जाएंगे कि नाइट्रोसेल्यूलोज किस तरह का रेशा है। प्राकृतिक रेशा, मानवकृत, रासायनिक और प्राणिज। तो प्राकृतिक रेशे में तो आप जानते ही हैं हमारे कौन कौन से आएंगे। प्राकृतिक रेशे में हमारे आते हैं, अगर हम प्राकृतिक रेशे की बात करते हैं तो उसमें 2 कैटेगरी आती है प्राकृतिक रेशे में। फर्स्ट है एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। हाँ, एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर में आपका आता है सिल्क आता है और वूल आता है। और प्लांट फाइबर की बात अगर हम करते हैं तो आपका कॉटन आता है, लिनेन आता है, जूट आता है, कपोक आता है, सीसल है। इस तरह से और भी रेशे हैं जो इसमें आते हैं। यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। मैं अलग से एक एक फाइबर का जो है आपका कॉटन है, सिल्क है, नायलॉन है, रेयॉन है, ये इसका पूरी मैन्युफैक्चरिंग और इसके गुण, इसका एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगी तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया आपको कि प्राकृतिक रेशे में, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में प्राकृतिक था तो इसलिए मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ कि प्राकृतिक रेशे में एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर में इसमें आगे आपका सिल्क आ गया, वूल आ गया, और यहाँ एनिमल फाइबर में, प्लांट फाइबर में आपका आता है कॉटन, लिनेन, जूट, कपोक, सीसल, हेम्प, बहुत सारे हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है कि मानवकृत रेशे जो है उन्हीं के अंतर्गत 3 कैटेगरी है, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस और क्यूप्रामोनियम। ओके, तो हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है निम्न में से विशिष्ट रेशे पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है परिवर्तित रेशे, सेकंड है मिश्रित रेशे और थर्ड है बाल रेशे। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आप देख लीजिए और अपना आंसर चूज कर लीजिए। जी, आपने अपना आंसर क्लियर कर लिया होगा, तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब क्वेश्चन 4 के बारे में बताती हूँ। विशिष्ट रेशे मतलब स्पेशल फाइबर। स्पेशल फाइबर कौन से फाइबर्स होते हैं? उसमें है परिवर्तित रेशे, जिसको क्या हम करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। इसको मॉडिफाइड फाइबर्स भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। हम इसको मॉडिफाई करके उनमें कुछ स्पेशलिटी लाने के लिए, उसमें कुछ ऐसे गुण लाने के लिए जो उसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
मर्सराइज्ड कॉटन, मर्सराइज्ड कॉटन का आप जानते ही हैं, कॉटन क्या है, एक कांतिहीन रेशा है, मतलब उसमें लस्टर नहीं होता है कॉटन में। तो कॉटन में लस्टर लाने के लिए मर्सराइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। जब हम फिनिशेस पढ़ेंगे उसके अंतर्गत मर्सराइजिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हमेशा याद रखिए कॉटन में ही मर्सराइजिंग होती है, और क्यों होती है, वस्त्रों में चमक लाने के लिए। फिर उसके बाद आपका सेकंड है मर्सराइजिंग की प्रक्रिया वस्त्रों में चमक लाने एवं उनके रंग में भी परिवर्तन के लिए होती है, उनको और शाइनी बनाने के लिए होती है। सेकंड पॉइंट है आपका मिश्रित रेशे। नाम से स्पष्ट होता है मिश्रित रेशे, किसी दो चीजों का मिश्रण करके और कोई नई चीज बना देना, उसमें मॉडिफिकेशन ले आना। अच्छा, परिवर्तित रेशे में क्या था, उसमें कोई अलग एलिमेंट, आप अलग कंपोनेंट उसमें नहीं डालेंगे, कोई अलग जाति का चीज नहीं डालेंगे, आप जो है उसी में किसी चीज को, मतलब किसी केमिकल्स का यूज करके आप उसको क्या है, मॉडिफाई कर दे रहे हैं और अच्छा बना दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी इनहेंस कर दे रहे हैं। लेकिन मिश्रित रेशे में ये क्या कर रहे हैं, एक फाइबर न लेते हुए दूसरा फाइबर भी ले रहे हैं। और वो फाइबर हम क्यों ले रहे हैं, कंफर्ट देने के लिए, क्वालिटी इनहेंस करने के लिए, पर्पस सबका एक ही है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है स्पेशल फाइबर। क्यों स्पेशल है, क्योंकि उनमें कुछ स्पेशल किया गया है। तो मिश्रित रेशे, तो मिश्रित रेशे में ये क्या है, एक रेशे का ना होकर के विभिन्न रेशों का मिश्रण है। ये अलग अलग रेशों को आपस में मिला करके नए वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कॉट्स वूल। कॉट्स वूल नाम से स्पष्ट होता है कॉटन प्लस वूल, मतलब कॉटन का रेशा और वूल का रेशा। हम लोग इस तरह की टी शर्ट्स बहुत ज्यादा पहनते हैं। टेरिकॉट, टेरिकॉट क्या है, वो टेरिलीन नामक एक रेशा है और कॉटन का, इन दोनों, ये रासायनिक रेशा है और ये प्राकृतिक रेशा है। यहाँ पे दोनों सेल्यूलोज है, ठीक है। तो ये टेरिलीन और कॉटन, इन दोनों का, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न आ जाता है कि मिश्रित रेशे क्या एक ही कैटेगरी के, जैसे वनस्पति है तो सिर्फ वनस्पति के साथ नहीं हो सकती, वनस्पति है तो वो आपके एनिमल फाइबर के साथ भी हो सकता, प्लांट फाइबर है एनिमल फाइबर के साथ भी हो सकता है, और साथ ही साथ अगर वो नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर आपका सिंथेटिक फाइबर के साथ भी मर्ज किया जा सकता है। ओके, तो टेरिकॉट में टेरिलीन और कॉटन। फिर टेरी वूल की बात करें तो सेम ऐसा ही, सिर्फ यहाँ पे वूल ऐसा रहेगा, तो टेरिलीन और वूल। थर्ड ऑप्शन है आपका बाल रेशे। बाल रेशे में आपका आता है, नाम से स्पष्ट है, बाल मतलब हेयर फाइबर्स। हेयर फाइबर्स वो क्या होते हैं, हेयर फाइबर्स आपकी जानवरों के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। जानवरों के बालों से प्राप्त करके, और जानवरों के बालों से हम किन कपड़ों का प्रयोग करते हैं, गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं। तो जानवरों के बालों से और गर्म कपड़ों के लिए इनका प्रयोग होता है। इसमें हमने एग्जाम्पल भी बहुत सारे ऐड किए हैं। इसमें ऊंट है, मोहेयर है, अल्पाका है, लामा है, अंगोरा है, खरगोश है, भेड़ के बालों से प्राप्त होते हैं। वैक्यूना से बना ऊन वस्त्र विश्व का सबसे महंगा वस्त्र है और इससे कोट बनता है। जो ये वैक्यूना की बात है, अक्सर वैक्यूना से पूछ ही लिया जाता है, तो ये कहाँ की, ये इसके बारे में हमने एक स्लाइड ऐड की है, वो स्लाइड आपके पास शो हो रही होगी, तो आप उसमें, अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये वैक्यूना नामक एनिमल है और इसी से क्या होता है, वैक्यूना ऊन का निर्माण होता है और सबसे महंगा ऊन ये होता है। तो इस तरह से आज हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब आप बताइए मुझे कि क्या क्वेश्चन की एनालिसिस इस तरह से ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अगर आप कहें तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकती हूँ और क्वेश्चन के नंबर्स बढ़ा सकती हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज 4 क्वेश्चन कराए हैं, तो थोड़ा जल्दी करके 10 क्वेश्चन की कम से कम एक सीरीज बनाऊं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाते। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर शेयर करें, और इससे मुझे क्या पता चलेगा कि आपको किस तरह से वीडियो समझ में आ रही है या नहीं। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखें मेरे वीडियोस, देखें, लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।